सोचिए जरा, साल था 1990। दो देश, चीन और भारत, एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे, बिल्कुल बराबर। आबादी एक जैसी, गरीबी का आलम भी एक जैसा। लेकिन आज आज कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। 1990 में दोनों की अर्थव्यवस्थाएं देखिए लगभग एक बराबर थीं, और आज चीन का भार कहाँ आसमान छू रहा है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक आर्थिक भूचाल का सबूत है। चीन की इकोनॉमी भारत से 5 गुना, जी हाँ 5 गुना बड़ी हो गई है। ये कोई मामूली फासला नहीं, ये एक बहुत बहुत गहरी खाई है। तो सवाल ये नहीं है कि चीन अमीर कैसे बन गया। असली सवाल तो ये है कि भारत इतना पीछे कैसे रह गया। और यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, सीधे सोर्स के फैक्ट्स के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है 15 ट्रिलियन डॉलर का सवाल। हाँ, इतनी बड़ी रकम है इन दोनों देशों के बीच के आर्थिक फासले की। एक बार फिर इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। 1990 में चीन और भारत में कोई खास फर्क था ही नहीं। आबादी उतनी, गरीबी का स्तर भी लगभग वही। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एकदम सेम था। और इसीलिए आज का जो नतीजा है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। ये जो इतना बड़ा फासला है ना, ये कोई पिछले कुछ सालों की बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1950 के दशक में लिए गए एक फैसले में, जहां दोनों देशों ने अपने लिए एकदम अलग-अलग रास्ते चुन लिए थे। और यहीं से सारा खेल बदल गया। चीन ने खुद से पूछा, हम ताकतवर कैसे बने? और भारत ने पूछा, हम आराम से कैसे रहें? बस ये दो सवाल, और इन दो सवालों ने दो देशों की तकदीर लिख दी। अब देखिए कि इन सवालों के जवाब में हुआ क्या। चीन ने ताकत के लिए फैक्ट्रियां लगाईं, मशीनें बनाईं, एक्सपोर्ट पर जोर दिया। वहीं भारत ने आराम के लिए क्या चुना? ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेक्शनिज्म और लाल फीताशाही। बस यहीं से वो बड़ी खाई बननी शुरू हो गई। सोच का ये कोट है जो दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ था पहले बनाओ, बहस बाद में करना, और दूसरी तरफ बहस करते रहो, बनाना कभी नहीं। मतलब एक तरफ एक्शन था तो दूसरी तरफ सिर्फ बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों देशों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने लोगों का इस्तेमाल कैसे किया। देखिए, दोनों के पास 1.4 अरब लोग थे, बिल्कुल बराबर की ह्यूमन कैपिटल। लेकिन इस कैपिटल का इस्तेमाल जमीन आसमान के फर्क के साथ किया गया। चीन ने अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी से अपने लोगों को आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिया। एक आम इंसान गांव से निकला, फैक्ट्री में वर्कर बना, फिर वहीं से आगे बढ़कर एंटरप्रेन्योर बन गया। मतलब एक प्रॉपर ग्रोथ का लैडर था। और भारत में क्या था? यहाँ तरक्की का रास्ता इन चीजों से होकर गुजरता था। फाइलें, परमिशन, टेंडर, देरी और न जाने क्या क्या। एक तरफ चीन प्रोडक्शन कर रहा था और दूसरी तरफ भारत प्रोसेस में ही उलझा हुआ था। और पैसा तो वहीं लगता है ना, जहाँ काम तेजी से होता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ये बहुत दिलचस्प है। देखते हैं कि यहाँ दोनों की स्ट्रैटेजी के लॉन्ग टर्म नतीजे क्या हुए। ये कहानी है मालिक बनने और निर्भर रहने की। यहाँ एक और बड़ा फर्क देखिए। चीन ने क्या एक्सपोर्ट किया? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे देश के अंदर पैसा बना, जैसे फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स। और भारत ने क्या एक्सपोर्ट किया? अपने लोग, अपनी प्रतिभा, जो दूसरे देशों की इकोनॉमी बनाने में लग गए। ये टेबल तो पूरी कहानी ही बयां कर देती है। चीन ने बाहर वालों को आने ही नहीं दिया। उसने अपना पूरा टेक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। वीचैट, अलीबाबा, बाइडू, सब कुछ अपना। और भारत ने अपना पूरा बाजार विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया। व्हाट्सएप, अमेज़न, गूगल। तो सीधा सा सिद्धांत है, मालिक और यूजर का। जो मालिक बनता है वो अमीर बनता है, और जो सिर्फ यूजर बना रहता है वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। बस यही है चीन और भारत की टेक स्टोरी का निचोड़। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि इन अलग अलग रास्तों के लॉन्ग टर्म नतीजे क्या निकले। ये कहानी है दूर की सोच और बस आज की सोच की। सोर्स में एक बहुत जबरदस्त बात कही गई है। चीन की सरकार एक सीईओ की तरह काम करती है, जिसका काम है विजन देना, डायरेक्शन देना और बिजनेस को आगे बढ़ाना। और भारत में सरकार, वो एक क्लर्क की तरह काम करती है, जिसका काम है सिर्फ नियम कानून से बिजनेस को कंट्रोल करना। और सोच का फर्क देखिए। चीन आज से 30 साल आगे का प्लान बनाता है। उनकी पॉलिसीज अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनती हैं।
और हमारे यहाँ ज्यादातर ध्यान बस अगले इलेक्शन तक ही होता है। तो कुल मिलाकर बात इन दो रास्तों पर आ जाती है। एक था ताकत का रास्ता, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट, कंट्रोल, और दूसरा था आराम का रास्ता, सब्सिडी, इंपोर्ट, विदेशी ब्रांड्स और निर्भरता। एक रास्ता देश को ताकतवर बनाता है और दूसरा उसे कमजोर। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी लेकिन बहुत चुभते हुए सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब कोई कहे कि भारत एक सुपर पावर है, तो सोर्स के मुताबिक बस एक सवाल पूछा जा सकता है, अगर हम इतने ही ताकतवर हैं तो आज भी हम अपनी जरूरत का लगभग हर सामान चीन से क्यों खरीदते हैं? सोचने